अपने दूध पीते बच्चे नहीं है पाकिस्तान आर्मी के लोग कि इस पे भारत का रिएक्शन क्या आएगा। और इनके पास वो न्यूक्लियर थ्रेट तो हमेशा होती है, न्यूक्लियर थ्रेट की आड़ में ये टेररिज्म करते हैं। अब ये शायद पाकिस्तान की इंतहाई मकबूल जमात जो इस वक्त इक़्तिदार में है, उनको भी सूट करता था कि कोई उनको सूरत नज़र नहीं आ रही कि उनकी कबूलियत अवाम में बन सके। ये भी एक फैक्टर था उनके पेश नज़र। अब जैसा कि ये एंटिसिपेट कर रहे थे कि भारत की तरफ से सर्जिकल स्ट्राइक्स काइंड ऑफ अ थिंग होगा, भारत ने ज़रा उससे बढ़ के किया, तो इनको एक तरह से फ़ायदा मिल गया। ठीक है, वो उस फ़ायदे की बिना पे अब जैसे-तैसे है, वो बहरहाल दुनिया ने जंग रुकवानी थी क्योंकि ऑफ कोर्स ये इनका न्यूक्लियर थ्रेट होता है। कुछ भारत की तरफ से पहले वो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमले की बात की गई, फिर उसके बाद फिर दूसरा उन्होंने जब इनके एयर बेसिस पे हमले किए, तो ये वाक़ई घबरा गए। जो मुझे जर्नलिस्टिक इन्फॉर्मेशन है, बहुत ही इनसाइडर सीनियर जर्नलिस्ट दोस्तों की, जिनके मैं नाम नहीं ले सकता, जो पाकिस्तान में रहते हैं, पुराने दोस्त हैं हमारे। तो ये वाक़ई घबरा गए कि भई ये काम तो खराब हो गया, ज़रा काम हाथ से बाहर निकल जाएगा। बहरहाल इनकी ऐन तवक्कुआत के मुताबिक ये सब कुछ हो गया। और फिर अब ये है कि इन्होंने फौरी तौर पर विक्ट्री डिक्लेयर कर दी, सो मच सो कि इनको फील्ड मार्शल बनाने से 3 रोज़ पहले शहबाज शरीफ ने इनको अपने साथ खड़ा करके ये कहा था कि हमने 1971 की वार का बदला ले लिया। ये मज़ाक खेज़ किस्म का क्लेम था। लेकिन देखिए झूठ सर जब बदला तो ले लिया था, पतलूनें नहीं ली वापस इन्होंने। हाँ, जब आप बेतहाशा झूठ बोलेंगे ना, तो वो झूठ सच हो जाते हैं वक़्त के साथ-साथ। तो इन्होंने ये सीख लिया है। अच्छा, दुनिया को कोई इतनी परवाह नहीं होती कि दुनिया अपने झंझटों में फँसी हुई है। जब मैं दुनिया की बात करूँ, तो चाइना को बहुत सारे इश्यूज़ हैं, वो पाकिस्तान के साथ ऑन बोर्ड भी है, ट्रेड मसला भी है, अमेरिका के अपने दुनिया भर के झंझट हैं, और यूरोप अपने झंझटों में फँसा हुआ है। वो अब पाकिस्तान और भारत के मसलों पे हर वक़्त निगाह तो नहीं रखे हुए कि उनको मैं ताहिर साहब आपके एनालिसिस से 100% इत्तेफ़ाक करता हूँ और मुझे बड़ी खुशी हुई कि सारे अक्लमंद एक ही तरह सोचते हैं और बेवकूफ़ों में इख्तिलाफ़ नहीं होता। और मैं इससे पहले सवाहत के साथ भी अपनी गुफ्तगू में ये कह चुका हूँ कि इस सारी पाक-भारत कशीदगी का जो सबसे बड़ा फ़ायदा उठाया है, वो जनरल आसिम मुनीर साहब ने उठाया है। वो चाहे वो इमरान खान की सियासी मज़ाहमत को ख़त्म करना हो या फ़ौज को दोबारा से मकबूल करना हो। लेकिन सर जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इंडिया को ये पेशकश की गई कि पहलगाम अटैक की जो है वो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन करवाई जा सकती है, उसमें किसी न्यूट्रल मुल्क को भी लाया जा सकता है। तो क्या अतमामे हुज्जत के लिए इंडिया को इस पेशकश का खैर मकदम नहीं करना चाहिए था? देखिए, इंडिया इस तरह की इत्माम हुज्जत जो है ना, बेशतर बार कर चुका है। मतलब इतना उनका खौफनाक टेररिज्म का एक्सपीरियंस रहा है पाकिस्तान की तरफ से। जैसे 2008 का मुंबई का टेरर अटैक है, उससे पहले ये उड़ी और पठानकोट के भी रहे, फिर पार्लियामेंट पे भी हमले के उनको हुए, एक्सपीरियंस हुए। इन सब में इन्वेस्टिगेशन करवाई। बहुत से जो टेररिस्ट अटैक्स थे, उस पे इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑन बोर्ड भी आई इंडिया के साथ कि भाई वाक़ई ही ये पाकिस्तानी ऑर्केस्ट्रेटेड टेररिस्ट अटैक थे। लेकिन उनका नतीजा क्या निकला? हमें ये देखने की बात। अमेरिका के मान लेने से भारत को क्या फ़ायदा हुआ? भारत को क्या जस्टिस मिल गया? तो भारत ने यही सोचा कि इत्माम हुज्जत की अब कोई ज़रूरत नहीं है। ये सारा वही ट्रैक रिकॉर्ड है, वही कड़ी से कड़ी मिलती है। और बाय द वे, टेररिज्म के जो होते हैं ना सबूत, 100% साबित करना, वो बड़े मुश्किल होते हैं। मैं दावे से कहता हूँ, आज भी 9/11 जो अमेरिका ने सबसे खौफनाक टेररिज्म सही, उसके भी 100% सबूत अगर कोई अमेरिका से माँगे, तो शायद अमेरिका ना दे सके। सर आप पाकिस्तानी आर्मी की, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस की जो ख़ुसूसियात हैं, उनको आप भूल रहे हैं। आपको याद होगा कि वो हिरन से भी कहलवा सकते हैं कि मैं हाथी हूँ, और जो सिंध रेंजर्स कराची के अंदर ऑपरेशन करती है, तो टैंकियों से जो एमक्यूएम की असलहा बरामद करती थी, उस पर लिखा होता था मेड इन इंडिया। सर कैसी बातें करते हैं आप? सर, वो कुछ भी करने को कर सकते हैं, और मेड इन इंडिया या मेड इन चाइना किसी भी असले पे लिखा हुआ मिल सकता है। दुनिया की जब फैक्ट्रियाँ असला बनाती हैं, तो वो बेचने के लिए बनाती हैं ना, दुनिया को फराहम करने के लिए बनाती हैं। नहीं सर, तो मैं ऑडियंस के लिए बता रहा हूँ कि मैं तंज़न कह रहा था। मैं बात समझ रहा हूँ, लेकिन मैं भी इसको एक तरह से तंज़िया पेराए में ही ज़रा थोड़े डिफरेंट अंदाज़ के साथ पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एनी हाउ, अब मूविंग फॉरवर्ड हुआ ये कि जैसा आपने भी कहा कि आसिम जहांगीर को इसका फ़ायदा हो गया। देखिए, कोई भी आप बिज़नेस करें, ख़ास तौर पर रिस्की बिज़नेस, और जंग से बड़ा रिस्की काम तो होता कोई नहीं है। तो उसमें फिर आपको रिस्क लेने होते हैं, और रिस्क लेने के बाद फिर आर या पार वाली कैफ़ियत होती है। लकीली फॉर द टाइम बीइंग, आसिम जहांगीर जैसे आर आसिम और मुनीर, पार आसिम दोनों मुनीर। सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, आसिम मुनीर आर पार दोनों हो गए हैं। क्योंकि उन्होंने बिल्ले भी लगवा लिए, 5 स्टार भी ले लिए, और शहबाज शरीफ इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि एक तो वो बड़ी आला नस्ल के पपेट हैं, जी, लेकिन जी। इसके साथ-साथ उनकी अपनी जो है ना पॉलिटिकल कैपिटल भी लगा हुआ है। वो किसी सूरत भी उनकी पॉपुलैरिटी नहीं बन रही। अच्छा, अब सवाल ये है कि क्या ऐसा कर लेने से इनकी पॉपुलैरिटी बन जाएगी? बल्कि उल्टा हुआ है, जो थोड़ा बहुत इनको मिला था अवाम से पज़ीराई, वो जो होता है ना, एक जिम्नास्टिक किस्म का जो एक माहौल बना हुआ था, नारेबाज़ी का माहौल कि जी हमारे जरनैल जीत गए, वो बल्कि उल्टा इनके गले पड़ गया अवाम की सदा। नहीं सर, पिछले पिछले वज़ीर-ए-आज़म तो उठाया करते थे, शहबाज शरीफ साहब तो बाकायदा चबा रहे हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि
अगर आज जनरल आसिम मुनीर इमरान खान के साथ उसी तरह डील कर लें, जिस तरह जनरल कमर जावेद बाजवा ने शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के साथ की थी, तो इसका मतलब ये है तो फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी का बुरा वक्त शुरू हो जाएगा। असल में ताहिर साहब, मेरी राय में अब पाकिस्तान के पॉलिटिशियन ने समझ लिया है कि इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठने के लिए अवाम का बैलेट या वोट इंपॉर्टेंट नहीं है, आर्मी चीफ की आशीर्वाद इंपॉर्टेंट है। इसीलिए वो दिन रात जबान से, हाथों से, हर जगह से उनके बूट चमकाने की फिक्र में होते हैं। तो इसलिए अब ये जो एक सो कॉल्ड फसाड था डेमोक्रेटिक स्टेट का, वो पीछे रह चुका है और इलेक्शन वाले दिन जो हैं वो 3-4 करोड़ वोटर लाइनों में लगकर ये पता करता है कि आर्मी चीफ की मर्जी। पाकिस्तान और इंडिया को इक्वल कर दिया। अच्छा, मैं समझता हूँ ऐसे नहीं हुआ। मैं बताता हूँ आपको क्यों। मेरा ख्याल है अभी भी इंडिया इज़ अमेरिकाज़ पार्टनर, और नरेंद्र मोदी भी जो है वो इसी चीज़ को लेके आगे चलेगा। और आप देखिएगा कि थोड़ी बहुत आमदन रफ्त शुरू हो जाएगी ट्रंप की भी, और उसके लोगों की और इंडिया के लोगों की आना जाना शुरू हो जाएगा, फिर नेगोशिएशंस होंगे। मेरा ख्याल है ट्रंप इज़ प्लेइंग अ लिटिल हार्ड टू गेट। ट्रंप ने पाकिस्तान से कोई खास लेना देना नहीं है। हमारे इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स और ट्रेड बैलेंस जो है वो बहुत ही कम है, इट्स नॉट सिग्निफिकेंट। और हमने तो पहले ही यूनिलैटरली अनाउंस कर दिया था कि जी हम तो अमेरिकन प्रोडक्ट्स के ऊपर सब कुछ टैरिफ गिराने के लिए तैयार हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। सो ट्रंप ने पाकिस्तान से तो कुछ नहीं लेना, मगर इंडिया से वो अभी भी वो ये कह रहा है। अब जैसे आपने सुना कि एप्पल टिम कुक को उसने कहा कि इंडिया के अंदर आईफोन्स मत बनाओ, अमेरिका में आके बनाओ, और अगर नहीं बनाओगे तो मैं 25% टैरिफ लगा दूंगा अगर इंडिया से आएंगे, एंड सो ऑन। तो मतलब है कि मेरा ख्याल है ट्रंप इज़ नेगोशिएटिंग अ हार्ड डील विद इंडिया। वो एक तरफ डील्स करता है इस किस्म की, दूसरी तरफ जो उसके टैक्टिकल या स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं वो स्टेट डिपार्टमेंट के हवाले किया हुआ है, क्वाड और ये पेंटागन के हवाले किए हुए कि आप वो संभालें उन चीज़ों को, और मैं तो जो है ना, मैंने अपना ये टैरिफ वाला प्लान है इसको कामयाब करना है, और ये बहुत उसके लिए अहमियत रखता है, बिकॉज ये आते सार उसने इसी के ऊपर तवज्जो दिलाई थी कि ये मेरा वेपन है फॉर नेगोशिएशन। तो मैं ये समझता हूँ कि ट्रंप जो है वो अब 7 दफ़ा नहीं 8 दफ़ा उसने यही जिक्र किया है, और इसके अलावा वो और आगे चला गया जिसके साथ इंडिया को बड़ी तकलीफ हो रही है। उसने कश्मीर की बात करनी शुरू कर दी। वो कहता मैं कश्मीर का मामला भी इन दोनों के दरमियान तय करूँगा। मगर अगर आप स्टेट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स के साथ बात करें तो आपको पता चलेगा कि स्टेट डिपार्टमेंट समझती है कि ये ट्रंप इज़ शूटिंग फ्रॉम द हिप। मतलब ये है कि ट्रंप ऐसे ही कह रहा है। एक सवाल ही पैदा नहीं होता कि इंडिया पाकिस्तान कश्मीर के ऊपर बातचीत शुरू हो जाए और ट्रंप कहे या ना कहे। और मैं समझता हूँ ये सिर्फ पब्लिक रिलेशन के लिए है कि मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं तो सारे डिस्प्यूट्स को सेटल कर रहा हूँ। आपने देखा वो कह रहा था कि मैं तो इसराइल वाला डिस्प्यूट भी पैलेस्टाइन का सेटल करूँगा, वो कह रहा है मैंने यूक्रेन रशिया का डिस्प्यूट भी सेटल करना है और अब वो कह रहा है मैंने इंडिया पाकिस्तान का भी करना है। तो वो तो बिल्कुल एक ऐसे ना एक जाल फैला रहा है कि जैसे कि ही इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन और वो डिलीवर करेगा। अब इसराइल के ऊपर भी कोई डिलीवरी नहीं हो रही, मिडल ईस्ट के ऊपर भी कोई डिलीवरी नहीं हो रही, यूक्रेन और रशिया के ऊपर भी कोई डिलीवरी नहीं हो रही। उधर से यूरोपियन यूनियन ने अनाउंस कर दिया कि वो बिल्कुल ब्लैकमेल नहीं होंगे बाय ट्रंप ऑन द क्वेश्चन ऑफ नेटो, और वो अपने टैरिफ जो है वो नहीं गिराएंगे और वो हार्ड नेगोशिएशन करेंगे। ट्रंप नाराज़ हो गया। तो मैं ये समझता हूँ कि ट्रंप बहुत सी बातें करता है पर उसकी वो खास अहमियत नहीं होती बहुत सी बातों की, कुछ की होती है कुछ की नहीं होती। वो गेम्स खेलता है कि भाई देखता है किसी की कमज़ोरी कहाँ है, किसी की मजबूत कहाँ है, ताकि वो कोई एज निकले उसको। दिस व्हाट ही कॉल्स द आर्ट ऑफ द डील। आपने देखा वो क्या करता है, लोगों को बुला के व्हाइट हाउस में ओवर रूम में बैठा देता है, मीडिया को कुछ बुला लेता है वहाँ। और हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर देखा जाए तो पाकिस्तान का देश काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान के लोगों को ये लग रहा है कि वो जंग जीत गए। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो पाकिस्तान के जो नाजिम सेठी हैं वो ये कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान को जो वहाँ के लोग हैं वो बराबर कर दिया, लेकिन उनका कहना यह है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंडिया और पाकिस्तान कभी बराबर नहीं हो सकते, जिसमें देखा जाए तो इंडिया और पाकिस्तान में कभी बराबरी इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि जो अमेरिका है वो हमेशा से भारत के सपोर्ट में रहा है, वो अभी भी भारत के सपोर्ट में है। ये सब कहना है नजीम सेठी का। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ ट्रंप जो है अपनी प्रॉपर्टी बटोरने के लिए सिर्फ ये कर रहे हैं कि ताकि उनको प्रॉपर्टी मिल जाए। उन्होंने जो कुछ कराया है ये सब वो करा रहे हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ ये भी बात कही कि अमेरिका मसले पर भी उन्होंने यही कहा कि वो इस पर मध्यस्थता कराएंगे। लेकिन भारत और पाकिस्तान, उन्होंने ये भी कहा भारत और पाकिस्तान दोनों में से कोई नहीं चाहता कि अमेरिका इसकी मध्यस्थता कराए, क्योंकि उनका कोई मतलब नहीं बनता है कि वो यहाँ पे इन दोनों देशों के बीच में इस कश्मीर मसले पर मध्यस्थता कराए। लेकिन देखा जाए तो दोस्तों पाकिस्तान के जो लोग हैं, पाकिस्तान की जो आर्मी अभी भी लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं और कह रहे हैं कि हम जंग जीत गए हैं, और लगातार इतना फेक फैलाया जा रहा है। तो ये सब कहना है मीडिया वालों को। मीडिया वाले ये भी बोल रहे हैं कि दोस्तों जिस तरह से इतना झूठ बोला जा रहा है कि एक टाइम पर आकर पब्लिक इसको सच मांगने लग जाएगी, क्योंकि दोस्तों इतना बड़ा चढ़ाकर होने के बाद में और इतनी मार खाने के बाद में भी पाकिस्तान की सेना इतनी गिरी हुई हरकतें करके दिखा रही है कि वो जीत गए हैं, और जहाँ पर उनको खुद भी अपनी सच्चाई पता है, अपने अंदर एक पता नहीं कैसे सामना कर रहे होंगे अपनी इन चीज़ों का। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो के अंदर क्या होता है। ये सूरत हाल चल रही है कि पाकिस्तानी फौज ने शहबाज शरीफ की हुकूमत से ये मुतालबा किया है कि बलूचिस्तान में बड़े ऑपरेशन के लिए जो डिफेंस बजट है उसमें इजाफा किया जाए, दफाई बजट में इजाफा किया जाए। आपको पता है कि अगले महीने जून में बजट आ रहा है। अब इनको इजाफा क्यों करना है दफाई बजट में? इसलिए कि ये दाइश खुरासान जो है इसको बलोच आज़ादी पसंद मुसल्लह तंजीमों के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे।
ये पूरा एक प्लान है और ये बड़ा डेंजरस है। इसका मतलब ये है जो मैंने थंबनेल पे कहा कि पाकिस्तान प्रिपेयर्स ब्लड बाथ इन बलूचिस्तान, यानी पाकिस्तान बलूचिस्तान में एक बलूचिस्तान को खून में नहलाना चाहता है। अब मैं आपको वो खबर जो है वो पूरी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं जो कि दी बलूचिस्तान पोस्ट में शाया हुई है। इस खबर का जो टाइटल उन्होंने दिया है वो है दाइश खुरासान का बलोच आज़ादी पसंद मुसल्लह तंजीमों के खिलाफ ऐलान जंग, दी बलूचिस्तान पोस्ट। इसमें यह कहा गया है कि दाइश खुरासान ने एक नए 36 मिनट तवील वीडियो बयान में पहली बार सरेआम बलोच आज़ादी पसंद मुसल्लह तंजीमों के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। दाइश खुरासान की जानिब से इस वीडियो को पश्तो ज़ुबान में जारी किया गया है जिसमें बलोच मुसल्लह ग्रुपों को तनकीद का निशाना बनाया गया और उन पर हमलों की धमकी दी गई है। वीडियो में दाइश ने इल्जाम आयद किया है कि 2 माह कबल बलोच मुसल्लह जंगजुओं ने मस्तूम के इलाके में उनके कैंप पर हमला किया। दाइश ने कहा कि वो अब बलोच तंजीमों के खिलाफ उसी शिद्दत से कार्रवाई करेगी जैसे उन्होंने अफगान तालिबान के खिलाफ की थी। वीडियो के आखिर में दाइश खुरासान ने आम शहरियों खुसूसन लापता अफराद के लाहिकीन को खबरदार किया है, वार्न किया है कि वो बलोच हकूक के मुजाहिरों या रैलियों में शिरकत ना करें क्योंकि अब ये इज्तिमात, ये जो गैदरिंग्स होंगी ये भी दाइश के अहम हदफ बन चुके हैं, अहदाफ बन चुके हैं, टारगेट्स बन चुके हैं। दूसरे लफ्जों में ये इनडायरेक्ट या डायरेक्ट भी कह लें आप, थ्रेट है BYC की रैलियों को, बलोच यकजहती कमेटी की जो रैलियां हैं उसको ये थ्रेट है। और ये थ्रेट जो है ये तो दोस्तों आपने देखा जैसे कि पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन में अगर दोस्तों देखा जाए तो पाकिस्तान के जो मीडिया है वो काफ़ी ज़्यादा, ये जो लिबरल मीडिया है वो काफ़ी ज़्यादा इस बात को भी कहता हुआ नज़र आ रहा है कि जिस तरह से भारत ने इनको मजा चखा है उसके बावजूद भी ये नहीं मान रहे हैं। उन्होंने एक तरफ ये भी कहा कि पाकिस्तान के अंदर जनता की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको सरकार चलानी है तो आप सेना के चरणों में रहिए, आपको सरकार चलाने को मिलती रहेगी। क्योंकि दोस्तों अभी तक पाकिस्तान का जो इतिहास रहा है वो यही रहा है कि हमेशा से ही पाकिस्तान के अंदर जो सरकार चलाती आई है वो सेना ही है और हमेशा सरकार के ऊपर दबाव रहता है सेना का कि और वो हमेशा सरकार को दबा के रखती है वहाँ की सेना। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से अभी जो चल रहा है उसमें साफ साफ दिखाया जा रहा है कि शहबाज शरीफ तो नाम कठपुतली हैं और जो देश चला रहे हैं सारा आसिम मुनीर ही है। क्योंकि जिस तरह से आसिम मुनीर को खुद ही एक इतनी बुरी शिकस्त हारने के बाद भी उनको फील्ड मार्शल बना दिया गया जो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा वो माना जाता है, जिसमें अभी कैसे ने मारा कि 4-5 साल तक वो क्या कहते हैं वो आर्मी चीफ भी रहेंगे। लेकिन दोस्तों जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर ये हालत बने हुए हैं और पाकिस्तान अपनी हालतों को सुधारने में लगा हुआ है और दिखा छुपाने में लगा हुआ है, उससे साफ साफ नज़र आता है कि पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सबब बना हुआ है। और वहीं अगर हम देखें दोस्तों बात में कि जिस तरह से पाकिस्तान की जो मीडिया है वो किस तरह से डेली की डेली अभी भी पाकिस्तान और भारत की लड़ाइयों के बीच में डेली डिबेट कर रही है, तो ये समझ में नहीं आता। अगर 1% आप जीत गए, हालांकि आप जीते नहीं हैं, जीत भी गए तो आप इतने उछल कूद रहे हैं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से देखा है तो भारत ने 1-2 दिन जैसे मनाया उसके बाद में छोड़ दिया, क्योंकि इन जैसे से जंग जीतने का कोई मतलब नहीं है और इन जैसे जंग जीत के करना भी क्या, कौन सी पॉपुलरिटी बढ़ने वाली है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी वीडियो हमें कमेंट करके जो बताएं। मैं चलो लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे साथ बने। धन्यवाद।